हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर परीक्षा बिंदु चैनल। आज की क्लास ये जनवरी सेकेंड वीक 2024 की करंट अफेयर से संबंधित है। यहाँ पर हम टॉप 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो ये मिला है पेंच टाइगर रिजर्व को। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का जो है वो खिताब दिया गया है। और जो पेंच टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर पड़ता है भाई? तो ये पड़ता है महाराष्ट्र राज्य में। और बात करें जो पेंच नेशनल पार्क है ये अपना दो राज्यों के अंदर पड़ता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के अंदर। तो अभी पेंच टाइगर रिजर्व को डार्क स्काई पार्क का जो है वो खिताब दिया गया है। अब ये डार्क स्काई क्या होता है तो इसको समझो भाई। जैसे प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हो लाइट पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रखा है। आर्टिफिशियल जो लाइट है वो बहुत ज्यादा हो रखी है, जिसकी वजह से रात के समय पर तारे भी जो है वो बड़ी मुश्किल से दिखाई देते हैं। तो जैसे भारत के कोई भी अपना प्राकृतिक क्षेत्र है, जैसे कोई जंगल हो गया, ठीक है, तो वहां पर ये लाइट पॉल्यूशन ज्यादा हो रखा है, जिसकी वजह से तारे वगैरह जो है वो नहीं दिखाई देते। तो इसी लाइट पॉल्यूशन को कम करने के लिए और जो अपना नेचुरल अंधेरा है उसको बनाए रखने के लिए जो है भारत का डार्क स्काई पार्क ये बनाया गया था पेंच टाइगर रिजर्व में। और इसीलिए पेंच टाइगर रिजर्व को डार्क स्काई पार्क का जो है वो हाल ही में क्या दिया गया है अभी? खिताब दिया गया है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर पड़ता है अभी? तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व ये भारत के असम राज्य के अंदर है। नामदफा टाइगर रिजर्व ये भारत के अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। नामदफा टाइगर रिजर्व। और जो कमलांग टाइगर रिजर्व है ये अपना भारत के अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही भाई, ठीक है। तो अभी पेंच टाइगर रिजर्व को क्या दिया गया है? डार्क स्काई पार्क का जो है वो खिताब दिया गया है। टाइगर से संबंधित बात करें तो 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे यानी कि विश्व बाघ दिवस के रूप में कब मनाया जाता है भाई? 29 जुलाई को। और प्रेजेंट टाइम में भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है भाई? 3167। ये प्रेजेंट टाइम में भारत में कुल बाघ है। और सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर सबसे ज्यादा बाघ है। और कितने बाघ हैं मध्य प्रदेश के अंदर? तो 785 बाघ हैं कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश को भारत में किसके नाम से जाना जाता है भाई? टाइगर स्टेट के नाम से। टाइगर स्टेट ये किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जो है वो जाना जाता है। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया तो ये किसको कहा जाता है? तो कैलाश सांथला भाई, कैलाश सांथला इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुंदर पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। समुंदर पर बने सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया। और जो पुल है ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा ये पुल, जिसकी लंबाई बात करें कितनी है भाई? 21.5 किलोमीटर। ये कितने किलोमीटर लंबा है पुल? तो 21.5 किलोमीटर जो है लंबा पुल है। और इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 जनवरी को किया भाई। कब किया? 12 जनवरी को। और ये जो पुल है यहाँ पर मतलब अपने फोर व्हीकल ही जो है अपना फोर व्हीलर व्हीकल ही चल सकेंगे। और जिनकी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है 100 किलोमीटर पर हावर। यहाँ पर टू व्हीलर और थ्री व्हीलर व्हीकल जो है यहाँ पर नहीं चल सकेंगे। इस सबसे लंबे पुल जो अपना समुद्र पर बना है। और बात करें समुद्र पर इस पुल की जो लंबाई है 21.5 किलोमीटर में से वो है भाई 16.5 किलोमीटर। ये जो लंबाई है ये समुद्री लंबाई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन मुंबई में किया। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला यह पुल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल सेतु नाम इसका रखा गया। तो आपसे पूछ ले भारत का जो सबसे लंबा पुल है, समुद्री पुल है, उसका नाम क्या है वे? तो उसका नाम है अटल सेतु। और अटल सेतु की लंबाई मैंने आपको बताया है 21.8 किलोमीटर ये लंबा है। और इसमें 6 लेन है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 18,000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च हुए हैं। ये तो मैंने आपको बताया है कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल, जिसका नाम क्या रखा है? अटल सेतु पुल इसका नाम रखा है। आपसे पूछ ले भारत का सबसे लंबा नदी पुल भाई। भारत का सबसे लंबा नदी पुल ये कौन सा होगा भाई? तो वो होगा भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका पुल ये भारत का सबसे लंबा नदी पुल है।
और ये कहाँ पर है भई? तो ये है असम राज्य के अंदर भई। और कौन सी नदी पर बना हुआ है ये? तो लोहित नदी पर बना हुआ है, जिसको खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो भूपेन हजारिका पुल ये असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने का काम करता है। ये भारत का सबसे लंबा नदी पुल है भई, ठीक है? और भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल वो कौन-सा है? तो वो है भई अटल सेतु, जो नवी मुंबई को मुंबई से जोड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है वाईकॉम 18 के साथ में भई। जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, इसके द्वारा वाईकॉम 18 के साथ में 4 साल के लिए समझौता किया है, यानी कि 2023 से लेकर और 2027 तक जो है इसके साथ में समझौता किया है। यहाँ पर एफआईएच नेशन कप को छोड़कर एफआईएच नेशन कप को छोड़कर जितने भी अपने हॉकी के टूर्नामेंट है वो सारे यहाँ पर दिखाए जाएंगे, प्रसारित किए जाएंगे वाईकॉम 18 पर भी, ठीक है? तो एफआईएच जिसकी स्थापना कब होती है भी? तो एफआईएच की स्थापना होती है 7 जनवरी 1924 को एफआईएच की स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड लुसान में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है भाई मोहम्मद तैयब इकराम। मोहम्मद तैयब इकराम ये वर्तमान में क्या है भाई? तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के वर्तमान में ये अध्यक्ष हैं मोहम्मद तैयब इकराम। बात करें जो भारत है वो एफआईएच में कब शामिल हुआ था भाई? तो भारत जो है वो अपना 1928 में भारत जो है वो किस में शामिल हुआ था भाई? तो भारत 1928 में एफआईएच के अंदर जो है वो शामिल हुआ था। और वर्तमान में भारत में जो हॉकी इंडिया है उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भाई? तो वो है दिलीप टर्की। वर्तमान में हॉकी इंडिया के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है भाई? दिलीप टर्की। ये भारतीय हॉकी संघ के वर्तमान में क्या है भाई? अध्यक्ष हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो थे भाई मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ये वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि थे। और जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है ये अब की बार का कौन से भी नंबर का संस्करण था भाई? 10वें नंबर का ये संस्करण था, जिसका आयोजन गांधीनगर में किया गया, जो गुजरात की क्या है भाई? राजधानी है। तो इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कौन थे भाई? तो वो यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ये मुख्य अतिथि के तौर पर जो है वो थी। अभी आपको ध्यान होगा कि यूएई के अंदर भारत के द्वारा घोषणा की गई है कि कौन सा पार्क स्थापित करेगा यूएई में भारत। तो भारत पार्क की स्थापना ये कहाँ पर की जाएगी? यूएई के अंदर जो है इसकी स्थापना की जाएगी। और अभी आपको ध्यान हो जो फिलिप न्यूसी हैं ये अतिथि रहे थे भाई, ठीक है? जो फिलिप न्यूसी हैं ये मोजाम्बिक देश के राष्ट्रपति हैं और ये भी यहाँ पर क्या रहे हैं भाई? अतिथि रहे हैं। लेकिन मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? तो वो रहे भाई मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और इमैनुअल मैक्रोन ये वर्तमान में फ्रांस देश के राष्ट्रपति हैं भाई। फ्रांस के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, जो 2024 में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भारत ने किसको इनवाइट किया था? तो इमैनुअल मैक्रोन। तो ये 2024 के गणतंत्र दिवस पर जो है वो आएंगे भाई। जो बाइडन ये वर्तमान में क्या है? तो अमेरिका देश के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका देश के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं कौन? जो बाइडन। और कौन से वे नंबर के राष्ट्रपति हैं भैया? तो 46वें नंबर के ये राष्ट्रपति हैं। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है गैब्रियल अटाल। ये फ्रांस देश के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं गैब्रियल अटाल। और इनकी उम्र कितनी है? तो ये है भाई 34 वर्ष के। तो अब तक फ्रांस के सबसे युवा जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है भाई? गैब्रियल अटाल। हालांकि यहाँ पर ये पहले शिक्षा मंत्री थे और अभी इनको जो है वो क्या बना दिया गया है? फ्रांस का नया प्रधानमंत्री बना दिया गया है। और इन्होंने किसकी जगह ली है? तो एलिजाबेथ बोर्न की इन्होंने जगह ली है। इससे पहले फ्रांस के जो प्रधानमंत्री थी वो थी भाई एलिजाबेथ बोर्न। और जो सेबेस्टियन लेकार्नो है ये वर्तमान में फ्रांस के रक्षा मंत्री हैं। वर्तमान में फ्रांस के रक्षा मंत्री हैं भी कौन? सेबेस्टियन लेकार्नो। और बात करें फ्रांस के राष्ट्रपति तो मैंने आपको बताया है इमैनुअल मैक्रोन भाई। इमैनुअल मैक्रोन ये वर्तमान में क्या है भाई? तो ये फ्रांस के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। फ्रांस जिसकी राजधानी क्या है भाई? पेरिस इसकी राजधानी है। और पेरिस कौन सी नदी के मुहाने पर है? तो सीन नदी के मुहाने पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो वो बसा हुआ भी पेरिस। और पेरिस में अभी आपको ध्यान हो 2024 में जो समर ओलंपिक है, समर ओलंपिक इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही। और कौन से भी नंबर का ओलंपिक होगा ये? तो 33वें नंबर के समर ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा पेरिस में।
आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भाई श्रीलंका देश के अंदर। आईआईटी मद्रास का नया कैंपस जो है वो शुरू किया जाएगा। और अभी श्रीलंका के जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर सुशीला प्रेम जयंता, डॉक्टर सुशीला प्रेम जयंता, उनके द्वारा जो है ये घोषणा की गई है कि आईआईटी मद्रास का जो है वो कैंपस श्रीलंका के अंदर जो है वो शुरू किया जाएगा। आईआईटी मद्रास से आपको ध्यान होगा इसके द्वारा जो है वो तंजानिया के अंदर भाई, तंजानिया के अंदर एक जगह पड़ती है जांजीबार, जांजीबार, तो वहां पर भी इसने अपना परिसर जो है वो स्थापित किया था। तो ध्यान रख लेना, इससे पहले आईआईटी मद्रास के द्वारा कहां पर परिसर स्थापित किया था भाई? तो तंजानिया की शहर में अपना जांजीबार में जो है इसको स्थापित किया गया था। और उसकी जो पहली महिला निदेशक है, पहली महिला निदेशक, वो किसको बनाया गया था वहां पर? तो वो बनाया गया था भाई प्रीति अगलायम को, प्रीति अगलायम को। आईआईटी मद्रास का जो है, आईआईटी मद्रास जो परिसर तंजानिया के अंदर खुला था उसका अध्यक्ष बनाया था भाई किसको? प्रीति अगलायम को। और आईआईटी दिल्ली, जो आईआईटी दिल्ली है इसके द्वारा अपना परिसर कहाँ पर खोला गया है? तो वो खोला गया भी यूएई के अंदर, इसके द्वारा अपना परिसर स्थापित किया गया है आईआईटी दिल्ली का। और आईआईटी मद्रास का एक तो हो गया तंजानिया में, और कहाँ पर हो गया भाई? श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका जिसकी राजधानी क्या है भाई? तो कॉमर्शियल राजधानी इसकी कोलंबो, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव इसकी कैपिटल है वो क्या है भाई? जयवर्धनेपुरे कोट्टी, ठीक है। और वर्तमान में आपसे पूछ ले श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है भाई? तो वो है रनिल विक्रमसिंघे, रनिल विक्रमसिंघे ये वर्तमान में क्या है? श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। और दिनेश गुणवर्धने ये वर्तमान में श्रीलंका के क्या है भाई? प्रधानमंत्री हैं। श्रीलंका के साथ में भारत कौन कौन सी एक्सरसाइज करता है? तो भारत करता है भाई स्लाइनेक्स एक्सरसाइज। स्लाइनेक्स ये भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। और एक है मित्र शक्ति अभ्यास भाई, मित्र शक्ति अभ्यास ये भारत किसके साथ में करता है? श्रीलंका देश के साथ में ही करता है। इस साल जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? यानी कि 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी भी भारत के द्वारा। और भारत के द्वारा पहली बार विश्व धरोहर समिति की जो है वो अध्यक्षता की जाएगी। बात करें जो विश्व धरोहर समिति है इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं भाई? तो इसमें कुल सदस्य देश है 21। और इस कुल सदस्य देश में अपना भारत भी शामिल है, जिसके द्वारा 46वें नंबर का सत्र का जो है वो अध्यक्षता की जाएगी भाई। यानी कि 46वें नंबर का जो एडिशन होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। और कब से लेकर कब तक होगी इसकी अध्यक्षता? तो 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक इसकी जो है वो अध्यक्षता की जाएगी भारत के द्वारा। आपसे पूछ ले कि यूनेस्को के अंदर भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो वो है भाई विशाल वी वर्मा, विशाल वी वर्मा ये वर्तमान में क्या है भाई? तो यूनेस्को के अंदर भारत के स्थायी प्रतिनिधि है कौन भाई? विशाल वी वर्मा। यूनेस्को के बारे में यहाँ पर बात हुई है, तो यूनेस्को जिसकी स्थापना कब होती है भाई? 1945 में यूनेस्को की स्थापना होती है। और भारत यूनेस्को के अंदर कब से शामिल हुआ था? 1946 में भारत यूनेस्को के अंदर जो है वो शामिल हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई यूनेस्को का? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस में भाई, पेरिस में इसका क्या है? मुख्यालय है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर बताया मैंने आपको? पेरिस में इसका मुख्यालय है। बात करें कि जो यूनेस्को है इसके अंदर भारत के कितने धरोहर शामिल है, यानी कि विश्व धरोहर कितने शामिल हैं भारत के भाई? तो वर्तमान में भारत के 42 जो धरोहर हैं वो यूनेस्को में शामिल हैं। और अमूर्त धरोहर कितनी है भाई जो यूनेस्को के अंदर शामिल है? तो अमूर्त धरोहर शामिल है 15 भाई। और 15वीं अभी बनी थी कौन सा भाई? तो गुजरात राज्य का एक नृत्य है, कौन सा? गरबा नृत्य भाई। गरबा नृत्य ये भारत का 15वां इंटेंजिबल साइट है जो किसके अंदर शामिल किया गया था? यूनेस्को के अंदर जो है इसको शामिल किया गया था। तो अभी ध्यान रख लेना, भारत के द्वारा पहली बार विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता की जाएगी, ठीक है। और ये कब से कब तक होगी? 21 जुलाई से 31 जुलाई। और कहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा? तो नई दिल्ली के अंदर जो है इसका आयोजन किया जाएगा। भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। यह पहला मौका होगा जब भारत इस समिति की अध्यक्षता करेगा। विश्व धरोहर समिति ने अपने 19वें सत्र में 46वां स्तर भारत में आयोजित करने का निर्णय लिया था, जो 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2024 तक आयोजित किया जाना है।
हाल ही में कहाँ हुंडई और आईआईटी मद्रास के द्वारा हाइड्रोजन वैली इनोवेशन हब स्थापित करेंगे? तो ये करेंगे भाई भारत के तमिलनाडु राज्य में। भारत के तमिलनाडु राज्य के अंदर हुंडई और आईआईटी मद्रास के द्वारा हाइड्रोजन वैली इनोवेशन हब को जो है वो स्थापित किया जाएगा और इसके ऊपर लागत आएगी भाई 180 करोड़ रुपए की। 180 करोड़ लागत की से इसको बनाया जाएगा हाइड्रोजन वैली इनोवेशन हब को। किसके द्वारा भाई? हुंडई और आईआईटी मद्रास के द्वारा। और कहाँ पर बनाया जाएगा? तमिलनाडु राज्य के अंदर जो इसको बनाया जाएगा भाई। तमिलनाडु जिसके अंदर अभी 2024 में छठे नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। ध्यान रख लेना भाई, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स छठा संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तमिलनाडु में। तमिलनाडु जिसकी राजधानी क्या है? चेन्नई इसकी राजधानी है। चेन्नई में चमड़ा अनुसंधान संस्थान है भाई। चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? चेन्नई में। और भारत में पहली बार शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भी कहाँ पर किया गया था? चेन्नई में। 44वें नंबर का शतरंज ओलंपियाड का जो आयोजन है वो चेन्नई के अंदर जो है वो किया गया था। और चेन्नई में कौन से बैंक का मुख्यालय है भाई? तो ये है अपना इंडियन ओवरसीज बैंक का भाई। इंडियन ओवरसीज बैंक इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है भाई? चेन्नई के अंदर जो इसका मुख्यालय है। तमिलनाडु इसके वर्तमान में सीएम कौन है? तो वर्तमान में सीएम है भाई इसके एम के स्टालिन। एम के स्टालिन ये वर्तमान में तमिलनाडु के सीएम हैं। और राज्यपाल हैं भाई आर एन रवि। आर एन रवि ये वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किया है भारत के जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं कौन भाई? भूपेंद्र यादव। इनके द्वारा मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का जो है वो विमोचन किया गया है। स्मृति ईरानी इनके पास में वर्तमान में कौन सा मंत्रालय है भाई? तो भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री भाई। भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री। और भारत का इनको एक अतिरिक्त प्रभार और दे रखा है कौन से मंत्रालय का भाई? अल्पसंख्यक मंत्रालय का। अल्पसंख्यक मंत्री भी कौन है वर्तमान में? स्मृति ईरानी है। अनुराग ठाकुर ये वर्तमान में भारत के युवा मंत्री हैं, भारत के खेल मंत्री हैं। और वर्तमान में सूचना और प्रसारण मंत्री भाई, सूचना और प्रसारण मंत्री भी कौन है? अनुराग ठाकुर है। तो अभी मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर इसका उद्घाटन किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा, जो वर्तमान में भारत के जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भाई। हाल ही में किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब को लॉन्च किया है? तो ये किया है भाई चाइना देश के द्वारा। तो चाइना देश के द्वारा एक कमल के आकार का भाई, इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार अभी कमल के जैसा, ठीक है, कमल के आकार का है। और अभी इसने कमल के आकार का आइंस्टीन प्रोब उपग्रह को जो है वो लॉन्च किया गया है। और बात करें कौन से रॉकेट की मदद से भाई? तो लॉन्ग मार्च रॉकेट की मदद से, लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट की मदद से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। इसके अंदर 12 पंखुड़ियां हैं, 2 स्टारमैन हैं और 12 मॉड्यूल हैं, और जिनके अंदर वाइड फील्ड एक्सरे टेलीस्कोप जो है वो लगे हुए हैं। इसका उद्देश्य क्या है इस सैटेलाइट को लॉन्च करने का? तो इसका उद्देश्य है जितने भी अपने सुपरनोवा विस्फोट होते हैं या फिर ब्लैक होल समेत ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में पता लगाना, ये इस सैटेलाइट का क्या है भाई? उद्देश्य है। तो अभी ध्यान रख लेना, कमल के आकार का जो सैटेलाइट है आइंस्टीन प्रोब, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है भाई? तो ये किया गया है चाइना देश के द्वारा जो इसको लॉन्च किया गया है। और अभी स्पेस एक्स का एक रॉकेट है, स्पेस एक्स का, जिसका नाम क्या है भाई? फाल्कन 9। फाल्कन 9 रॉकेट किसका है भाई? ये स्पेस एक्स का। तो इसके द्वारा भारत के कौन से सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है भाई? तो इसने भारत के GSAT-20 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। GSAT-20 सैटेलाइट को लॉन्च किसके द्वारा किया गया? फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से। और ये किसका है भाई? तो स्पेस एक्स, जिसके मालिक कौन है वर्तमान में? एलन मस्क जो है इसके वर्तमान में मालिक है। हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है भाई सीलवर्धन सिंह। सीलवर्धन सिंह जो इससे पहले सीआईएसएफ के महानिदेशक रह चुके हैं, अभी इनको संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। सीआईएसएफ की वर्तमान में महानिदेशक कौन बन चुकी हैं भाई? तो नीना सिंह, ये सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक जो है वो बनी थी। अभी आईटीबीपी के महानिदेशक भी नए नियुक्त किए गए थे, उनका नाम क्या है भाई? राहुल रसगोत्रा। ये वर्तमान में क्या है भाई? आईटीबीपी के महानिदेशक है। और सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था भाई? अनीस दयाल को।
अनीस दयाल को इनको सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया था। और जो अपना यूपीएससी है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भी, तो मनोज सोनी। मनोज सोनी ये वर्तमान में यूपीएससी के क्या है भी, अध्यक्ष है। अच्छा, जो ये संघ लोक सेवा आयोग होता है इसके सदस्य को नियुक्त करने का काम कौन करता है भी, तो वो करता है नियुक्ति राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति के द्वारा यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति जो है वो की जाती है। और ये सदस्य जो हैं वो कितने समय तक कार्य करते हैं, या तो ये 6 वर्ष तक काम करेंगे, या फिर अगर इन्होंने 65 वर्ष पूरे कर लिए हों तो इनको जो है वो 65 वर्ष तक ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है सील वर्धन सिंह को। समीर कुमार सिन्हा, अभी इनको रक्षा मंत्रालय के अंदर एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर जो है वो नियुक्त किया गया है। किस राज्य के सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में छठा अंतर्राष्ट्रीय पतंग और मिष्ठान महोत्सव शुरू हुआ है? तो सिकंदराबाद से आपको समझ में आ रहा होगा, हैदराबाद सिकंदराबाद, यानी कि यहाँ पर कौन से राज्य की बात हो रही भी, तेलंगाना राज्य के बारे में यहाँ पर बात हुई है। तो तेलंगाना के सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में छठा अंतर्राष्ट्रीय पतंग और मिष्ठान महोत्सव का जो है वो आयोजन शुरू हुआ है। तेलंगाना जिसकी राजधानी क्या है भाई, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और जो हैदराबाद है ये कौन सी नदी के मुहाने पर है, तो मूसी नदी के मुहाने पर है अपना कौन सा शहर भाई, हैदराबाद। और जो हैदराबाद है इसको भारत में कब शामिल किया गया था, यानी कि हैदराबाद रियासत को भारत में कब शामिल किया गया था भाई, तो 1948 में यहाँ पर पोलो मिशन चला करके, पोलो ऑपरेशन की मदद से हैदराबाद रियासत को भारत के अंदर जो है वो शामिल किया गया था। और वर्तमान में आपको पता है नए सीएम बन चुके हैं तेलंगाना के, कौन बने थे भाई, तो वो बने थे रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी ये वर्तमान में क्या है भाई, तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल हैं तमिली साई सौंदरराजन। तमिली साई सौंदरराजन ये वर्तमान में क्या है भाई, तेलंगाना की राज्यपाल है। अच्छा, तेलंगाना के अंदर अपना ये महोत्सव हुआ है, तो तेलंगाना के अंदर और कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं भाई, तो ध्यान रख लेना, एक तो मनाया जाता है बोनालू त्योहार भाई, बोनालू त्योहार। और एक है बुथकम्मा त्योहार जिसको फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। तो बोनालू और बुथकम्मा त्योहार ये दोनों मनाए जाते हैं तेलंगाना राज्य के अंदर भाई। किस राज्य के सांगली जिले में अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो जो अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है, सांगली जिला ये पड़ता है महाराष्ट्र राज्य के अंदर। तो यहाँ पर अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की अभी क्या की गई है, अभी घोषणा की गई है। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है अभी, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और मुंबई कौन से द्वीप पर बसा हुआ है, सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। और नदी पूछिए आपसे तो उल्हास नदी के मुहाने पर है अपना क्या भाई, मुंबई। मुंबई और मुंबई, एक तो है मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा, और एक है मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला दर्रा। तो वो कौन सा है भाई, तो मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा है भाई थाल घाट दर्रा। थाल घाट दर्रा ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और जो भोर घाट दर्रा है ये जोड़ता है मुंबई को पुणे से। महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम है भाई एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे ये वर्तमान में शिवसेना पार्टी से हैं, एकनाथ शिंदे। और राज्यपाल कौन है भी, तो वो है फागू चौहान। फागू चौहान ये वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं। हाल ही में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा भाई मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के अंदर। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य जो है वो बनाया जाएगा। और आपसे पूछ ले कि जो ये पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य बनाया जाएगा ये कौन से मिशन के तहत बनाया जाएगा भाई, तो ये बनाया जाएगा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत इसको बनाया जाएगा। और जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है इसको किसके तहत जो है वो चला रखा है, तो ये चला रखा है अभी भारत का जो मत्स्य पशुपालन मंत्री है, जिसके वर्तमान में मंत्री कौन है भाई, पुरुषोत्तम रूपाला, उसके द्वारा इस मिशन को जो है वो चलाया जा रहा है। और उसी के तहत भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य ये बनाया जाएगा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। और ये कितने रुपए की लागत से बनाया जाएगा, 64 करोड़ रुपए के वित्त पोषण की सहायता से जो इसको बनाया जाएगा भाई। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ अभी इंदौर और सूरत शहर को। ये भारत के सबसे स्वच्छ शहर है भाई। ठीक है, और सेकंड स्थान पर पूछे आपसे तो वो कौन सा भी शहर नहीं रहा,
थर्ड स्थान पे रहा भी नवी मुंबई। नवी मुंबई इसके अंदर क्या रहा भाई, तो नवी मुंबई जो इसके अंदर सबसे स्वस्थ शहर रहा है। और सबसे गंदा शहर कौन सा रहा भाई, तो हावड़ा रहा है। और हावड़ा कहाँ पर है, कोलकाता के अंदर। ये भारत का सबसे गंदा शहर रहा है। और आपसे पूछे अब की बार कौन से भी नंबर का स्वच्छता सर्वेक्षण था, तो 8वें नंबर का स्वच्छता सर्वेक्षण था। और लगातार 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है कौन सा भाई, इंदौर शहर। और इंदौर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और सूरत कहाँ पर है भाई, गुजरात राज्य में है। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो ये किया जाएगा भाई विशाखापट्टनम में। तो भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास है मिलन 24 यानी कि 2024, इसका आयोजन भारत के विशाखापट्टनम में किया जाएगा। विशाखापट्टनम जो किस राज्य की राजधानी है भाई, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है भाई। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, विशाखापट्टनम। और आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है, वाई जगन मोहन रेड्डी। ये वर्तमान में क्या है भी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम, यहाँ पर मिलन 24 एक्सरसाइज का जो है वो आयोजन किया जाएगा। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं हम, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है भी क्या, भारतीय नौसेना दिवस। और 2023 में भारतीय नौसेना दिवस ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया भाई, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में भारतीय नौसेना दिवस को जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। और भारतीय नौसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है, आर हरि कुमार। ये वर्तमान में भारतीय नौसेना के क्या है भाई, प्रमुख हैं। कहाँ के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू को भौगोलिक संकेत यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, यानी कि जीआई टैग दिया गया है। बेसन लड्डू, हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू, तो अयोध्या का भाई, अयोध्या का हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू को हाल ही में क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। और बात करिए जीआई के बारे में, तो ये अधिनियम कब आता है भाई, 1999 में अधिनियम आता है। और कौन सा मंत्रालय देता है भाई ये, तो भारत का वाणिज्य मंत्रालय भाई, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जीआई टैग दिया जाता है। और कितने सालों के लिए प्रमाणित होता है, तो 10 सालों के लिए प्रमाणित होता है। और ये अधिनियम आया तो कब था, 1999 में। और लागू कब होता है भारत में ये, तो लागू होता है 2003 में भाई। और पहली बार जीआई टैग ये किस प्रोडक्ट को दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय भाई। दार्जिलिंग की चाय जो असम राज्य की चाय है, इसको पहली बार जीआई टैग जो है वो दिया गया था। और कब दिया गया था भाई, 2004 में। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू को जीआई टैग दिया गया है। और ये कहाँ का है, अयोध्या का, उत्तर प्रदेश का एक लड्डू है हनुमानगढ़ी लड्डू। नए गणतंत्र दिवस पैक्ट के तहत राज्यों को कितने वर्षों में एक झांकी प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है, तो ये दी गई है भाई 3 साल में। 3 साल में एक झांकी प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है। जो भारत का रक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा एक रोटेशनल प्लान का सुझाव दिया गया, और जिसमें ये बताया गया है कि प्रत्येक राज्य और यूटी को 3 वर्ष के चक्कर में एक बार अपनी झांकी जो है वो प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा। तो अभी ध्यान रख लेना, अगर 3 साल के अंदर, मान लो आज किसी राज्य के द्वारा अपनी झांकी प्रस्तुत की गई है, तो उसके 3 साल के बाद में वो अपनी झांकी प्रस्तुत कर सकेगा, किसमें भी, गणतंत्र दिवस पर। ओडिशा तट पर नई पीढ़ी की आकाश यानी कि न्यू जनरेशन मिसाइल का परीक्षण किया गया है। तो डीआरडीओ के द्वारा भाई, डीआरडीओ के द्वारा ओडिशा के चांदीपुर तट पर आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल को जो है वो लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा भाई, डीआरडीओ के द्वारा। और जो ये आकाश न्यू जनरेशन जो अपनी मिसाइल है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है भाई। कैसी मिसाइल है, तो ये है भाई सरफेस टू एयर मिसाइल है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसकी स्थापना कब होती हुई, 1958 में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है भाई समीर वी कामत। समीर वी कामत ये वर्तमान में क्या है भाई, डीआरडीओ के अध्यक्ष है। जैसे बात करें पृथ्वी, पृथ्वी भी क्या है भाई, एक मिसाइल है। और पृथ्वी अपना कहाँ से कहाँ पर मार करती है, तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है पृथ्वी। और एक है अग्नि भाई, अग्नि मिसाइल, ये भी अपनी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। और एक है त्रिशूल, त्रिशूल ये कैसी है भाई, तो सरफेस टू एयर मिसाइल है। और एक है टैंक भाई, नाग, नाग ये अपना एक तीसरी पीढ़ी का टैंक भेदी मिसाइल है भाई, क्या, नाग। और अपनी ये जो क्या है भाई, आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल, ये है अपनी सरफेस टू एयर मिसाइल भाई। किसके द्वारा लॉन्च की गई है, डीआरडीओ के द्वारा, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया उड़ीसा तट पर। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है, तो 2024 में भारत का स्थान रहा भाई 80वां हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, इसकी शुरुआत होती है 2006 में, तिमाही आधार पर ये जारी होता है। जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स, लंदन यूके में स्थित है। कुल शामिल देश इसमें है 199। और इसमें टॉप पर जो देश रहे हैं भाई, तो वो रहे हैं कौन सा,
फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान और सिंगापुर, यानी कि 5 देशों को फर्स्ट रैंक इसके अंदर दी गई है। और टॉप 10 के बारे में बात करें, सेकंड स्थान पे रहा है फिनलैंड, दक्षिण कोरिया, स्वीडन। थर्ड स्थान पे रहा है ऑस्ट्रिया, फोर्थ स्थान पे बेल्जियम, फिफ्थ स्थान पे यूनान, सिक्स्थ स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, सेवंथ स्थान पे कनाडा और हंगरी, और एट्थ स्थान पर एस्टोनिया, और नाइन्थ स्थान पर लातविया, और 10th स्थान पर रहा भी आइसलैंड। ठीक है, और भारत इसके अंदर कौन से भी स्थान पे रहा भी? 80वें स्थान पर जो है इसके अंदर भारत रहा है। भारत का स्थान 2024 में 80वें स्थान पे रहा है। ठीक है, और यानी कि 62 देश वीजा फ्री स्कोर रहा है भारत का। और पिछले साल भारत का जो स्कोर था वो 85वां था हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में। चीन की बात करें तो चीन इसमें रहा है 62वें स्थान पर, श्रीलंका रहा है 96वें स्थान पर, नेपाल 98वें स्थान पर, बांग्लादेश 97वें स्थान पर, और पाकिस्तान 101वीं रैंक पर, सीरिया 103 पर, और अफगानिस्तान 104 सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर जो है वो रहा है। प्रत्येक वर्ष में भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है अभी 15 जनवरी को, क्योंकि 15 जनवरी 1949 को भारत के पहले फील्ड मार्शल बनते हैं के.एम. करियप्पा। तो उनके द्वारा जो है वो फील्ड मार्शल की नियुक्ति के दिन ही हम भारत में सेलिब्रेट करते हैं भी कौन सा दिवस है? भारतीय थल सेना दिवस। ठीक है, और आपसे पूछे नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और भारतीय वायुसेना दिवस तो ये मनाया जाता है अभी कब? 8 अक्टूबर को। तो भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? अभी 15 जनवरी को। और वर्तमान में भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है? तो वो है अभी मनोज पांडे। मनोज पांडे ये वर्तमान में भारतीय थल सेना के क्या है? अभी प्रमुख है। और सीडीएस कौन है वर्तमान में भारत के? तो वो है अभी अनिल कुमार चौहान। अनिल कुमार चौहान ये वर्तमान में भारत के क्या है? अभी सीडीएस है। और मैंने आपको बता दिया नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार है। और विवेक राम चौधरी ये वर्तमान में भारत के वायुसेना के प्रमुख हैं। शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं, वो किस पार्टी से हैं भाई? तो अभी चुनाव हुए हैं बांग्लादेश के अंदर, तो इनका संबंध है आवामी लीग से भाई। तो आवामी लीग की ये क्या है भाई? सदस्य हैं। और अभी ये दोबारा से प्रधानमंत्री बन जाएंगी, 5वीं बार बनेंगी ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। ठीक है, और लगातार ये चौथी बार बनेंगी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। कौन भाई? शेख हसीना। बांग्लादेश जिसकी राजधानी क्या है भाई? ढाका इसकी राजधानी है। और ढाका में किसका मुख्यालय है? तो बिम्स्टेक भाई, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका में। और इसकी स्थापना कब होती है बिम्स्टेक की? 1997 में। क्या भारत बिम्स्टेक में शामिल है? तो बिल्कुल है भाई, भारत जो है वो बिम्स्टेक के अंदर शामिल है। और टोटल बात करें कितनी कंट्री हैं बिम्स्टेक के अंदर? तो 7 सदस्य देश हैं भाई किसके अंदर? बिम्स्टेक में। अच्छा, अब मैंने कहा कि जो 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है कौन भाई? शेख हसीना। और कौन सी पार्टी से हैं? आवामी लीग से। यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है भाई? तो राष्ट्रपति हैं भाई कौन? मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन ये वर्तमान में क्या है? बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। टका ये क्या है भाई? मुद्रा है किस देश की? बांग्लादेश की। भारतीय रेलवे ने 2023 में कितने किलोमीटर तक का विद्युतीकरण जो है वो हासिल किया है? तो भारत ने किया है अभी 6573 किलोमीटर विद्युतीकरण। ये किसके द्वारा हासिल किया गया है? भारतीय रेलवे ने। तो दिसंबर तक कुल मार्ग का 93.83% जो है अपना विद्युतीकरण हो चुका है, 61,508 किलोमीटर। तो यानी कि 2023 में भारत ने 6570 किलोमीटर का जो है वो विद्युतीकरण जो है वो हासिल किया है। भारतीय रेलवे बात करें, जो भारतीय रेलवे बोर्ड है इसकी स्थापना कब होती है? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है 1905 में। और इसका राष्ट्रीयकरण होता है 1950 में। और पहली महिला जो अध्यक्ष है भारतीय रेलवे बोर्ड की वो किसको बनाया गया है अभी? तो वो बनाया गया है जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा ये वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड की क्या है अभी? अध्यक्ष है। और बात करें वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? तो वो है भाई अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव ये वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं। और भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे भाई? जॉन मथाई ये भारत के क्या थे भाई? प्रथम रेल मंत्री थे। हाल ही में रेलवे बोर्ड के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है अभी अरुणा नायर ने भाई। ठीक है, रेलवे बोर्ड के सचिव का पदभार किसने संभाला है? अरुणा नायर। और एमडी सीईओ कौन है रेलवे बोर्ड की वर्तमान में? तो मैंने आपको बताया है वो कौन है भाई? जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा ये भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला एमडी और सीईओ है। और अभी सचिव कौन बनी है भाई? अरुणा नायर बनी है। रेलवे बोर्ड की मैंने आपको स्थापना बता दी है 1905 में। उस समय पर भारत के वाइसराय कौन थे भाई? लॉर्ड कर्जन भाई। उस समय पर भारत के वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन।
और रश्मि शुक्ला, अभी आपको ध्यान हो, रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र का डीजीपी बनाया गया है। अभी महाराष्ट्र की डीजीपी कौन बनी है? तो वो बनी है अभी रश्मि शुक्ला। हाल ही में युवराज फेडरिक एक्स किस देश के नए राजा बने हैं? तो ये बने हैं अभी आयरलैंड के। तो आयरलैंड के युवराज फ्रेडरिक 10 ये आयरलैंड देश के क्या बने हैं अभी? राजा बने हैं। आयरलैंड जिसकी राजधानी क्या है अभी? डबलिन। डबलिन ये आयरलैंड देश की राजधानी है और इसकी करेंसी क्या है अभी? इसकी करेंसी है यूरो। और वर्तमान में भूटान देश के कौन है वर्तमान में राजा भाई? तो वो है जिग्मे खेसर वांगचुक। जिग्मे खेसर वांगचुक ये वर्तमान में क्या है अभी? भूटान देश के राजा हैं। तो ये थी अपनी आज की क्लास। आई होप आप सभी ने काफ़ी इंजॉय किया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया।